एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके राजन सीरीज के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जो ये आज आप लोगों की लास्ट सीरीज होगी, उसके बाद और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट इज लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, एक्सप्लेन द सजेशन फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल। यानी समझ के साथ सुनना क्या है, अपने सुनने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए सुझावों की व्याख्या करें। लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, लिसनिंग comprehension is more than just hearing what is said. Rather, it is a child's ability to understand the meaning of the word he hears and to relate to them in some way. This is an important skill to develop even at an early age, because good listeners grow up to become good communication. सुनने की समझ जो कहा गया है उससे सुनने से कहीं अधिक है, बल्कि यह बच्चे द्वारा सुने गए शब्दों के अर्थ को समझने और किसी तरह से उससे जुड़ने की क्षमता है। यह कम उम्र में भी विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि अच्छे श्रोता बड़े होकर अच्छे संचारक बनते हैं। सजेस्टिंग फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल, आपके सुनने के कौशल में सुधार के लिए सुझाव। बिफोर लिसनिंग, सुनने से पहले। थिंक अबाउट द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू। व्हाट डू यू ऑलरेडी know about it? What could possibly be the content of the text? Which words come to mind that you already know? Which words would you want to look up? सुनने से पहले आप जिस पाठ पर जा रहे हैं उसके विषय के बारे में सोचें। सुनने के लिए आप इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं, संभवतः क्या हो सकता है। पाठ की सामग्री, कौन से शब्द मन में आते हैं जो आप पहले से जानते हैं। आप कौन से शब्द को देखना चाहेंगे। While you are listening, it is not necessary to understand every single word. Try to ignore those words that you think are less important. Anyway, if you still don't understand something, use a dictionary to look up words or ask someone else for help. जब आप सुन रहे हो तो हर एक शब्द को समझना जरूरी है। उन शब्दों को नजरअंदाज करने का प्रयास करें जो आपको कम महत्वपूर्ण लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है, इफ यू स्टिल, यानी फिर भी यदि आप अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो शब्दों को देखने के लिए शब्दकोश का उपयोग करें या किसी और से मदद मांगे। इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द स्पीकर्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हर्ड। वक्ताओं की शैली और तनाव आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आप क्या सुन रहे हैं। टेक नोट्स टू सपोर्ट योर मेमोरी, अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए नोट्स लें। आफ्टर फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड फैक्ट्स, मुख्य शब्दों और तथ्यों पर ध्यान दें। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद। थिंक अबाउट द टेक्स्ट अगेन, हैव यू अंडरस्टूड द मेन पॉइंट्स, रिमेंबर द स्टेशन यू मेड बिफोर यू लिसनड। यानी सुनने के बाद पाठ पर दोबारा विचार करें, क्या मुख्य बातें समझ में आ गई हैं। सुनने से पहले आपके द्वारा लगाए गए अनुमानों को याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे किस में चेंज करना है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ही कैन नॉट वॉक एज ही इज वॉक। अब आपको देखिए, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से। जैसे आपका हुज हो जाता है यानी जिसका, जिसके, और हु यानी जो, विच, हुम, वेयर,
व्हाट, दैट, व्हाई, बिकॉज, ये सभी, ऑल्दो, ये सभी यूज होते हैं। तो आपको सेंटेंस के हिसाब से आपको इसमें बदलना है। यानी वो कमजोर है इसलिए चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता क्योंकि वो कमजोर है। तो he cannot walk as he is weak। फिर आपका हो जाता है स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फेयर, सच बोले और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यदि आप सच बोलते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब भाव यहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे इफ यानी यदि आप सच बोलते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद है सोहन इज अ रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट। सोहन एक अमीर आदमी है लेकिन वो ईमानदार नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑल्दो हो जाएगा यद्यपि, यानी सोहन इज नॉट ऑनेस्ट, यानी वो ईमानदार, वो सोहन एक अमीर आदमी होने के बावजूद ईमानदार नहीं है। तो सोहन इज नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज ए रिच मैन। अब यहाँ पे हरी रेन टू द स्टेशन बट ही मिस्ड द ट्रेन, ऑल्दो हरी रेन टू द स्टेशन ही मिस्ड द ट्रेन। यदि यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल्दो यदि आप उसके घर की तलाशी लेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित जटिल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलें। इफ ही इज एट होम आई शेल सी हिम। यदि वो घर पर है तो मैं उसे देखूंगा। अब यहाँ पे आंसर में आप देख लेते हैं, he may be at home and in the case I shall see him। उसके बाद आपका हो जाता है I cannot attend the office as I am ill। मैं बीमार होने के कारण कार्यालय नहीं आ सकता। I am ill so I cannot attend the office। यानी I am ill, I am यहाँ से आप उठाएंगे I am ill so I cannot attend the office हो जाता है। When the sun yet he returned home, the sun set and we returned home देखिए यहाँ से हो गया आपका if you search is house you will find the money, search is house and you will find the money यहाँ पे हो जाता है आपका। क्वेश्चन है give some idea about transformation of sentence। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। अफर्मेटिव क्या होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना। यानी इसमें सकारात्मक वाक्य, जिसको आप देखिए एक होते हैं अफर्मेटिव, एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल होते हैं, जिसमें नोट का यूज नहीं होता है ना, जिसमें नोट का यूज नहीं होता, प्लस आपका कोई क्वेश्चन मार्क, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब नहीं यूज होता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें नोट का यूज होता है उसको नेगेटिव कहते हैं, और जिसमें क्वेश्चन मार्क, क्यों, कब, कैसे होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। तो आप लोग इसको समझिएगा। अफर्मेटिव में ही इज अ डॉक्टर, और आपको चेंज किस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये वेरी सिंपल, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट रख देंगे। ही इज नॉट ए डॉक्टर। अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम वीक। अब फिर यही नेगेटिव में भी यही भाई क्वेश्चन ही है कि नेगेटिव में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत बाद नॉट, आई एम नॉट वीक यहाँ पे आपका हो जाता है। अफर्मेटिव आपका है दे आर पुअर, तो नेगेटिव है दे आर नॉट पुअर। एक चीज आपने देखी है ना कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आपका नॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है अफर्मेटिव में ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना। ये किस में है आपका, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी लगता है तो वो किस में होता है, और इज एम आर लगा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ये चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन हम पहचान की वजह से आपको बता रहे हैं, और चीजें ज्यादा डिटेल में चाहिए तो इससे रिलेटेड वीडियोज हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बहुत ही बारीकी से चीजों को बताया गया है जहां पे आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपका हो जाता है इसका नेगेटिव। देखिए ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। अफर्मेटिव, आई एम लर्निंग उर्दू, तो आई एम नॉट लर्निंग उर्दू, है ना, यहाँ पे नॉट आपका आ गया। देखिए हर जगह पे आपका जो सब्जेक्ट ऐसे आप बोल लें। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद या आप बोले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले नॉट लगेगा, या आप ऐसे बोल लें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी तरह से बोले सेंस वही निकलता है, आंसर वही आता है कि आपको नॉट यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आपको क्या करना है, जो असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। इंट्रोगेटिव यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वाले बनाना है। तो यहाँ पे असर्टिव, दिस एप्पल इज स्वीट, यानी यह सेब मीठा है। अब आप इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे। अब आप इसमें क्यों, कब, कैसे ये तो नहीं लगाएंगे क्योंकि WH फैमिली, इसमें WH फैमिली का यूज तो नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में ही तो बदलते हैं ना। तो यहाँ पे है दिस एप्पल इज स्वीट, तो इज दिस इज आप पहले आप हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और आपका ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाएगा, इज दिस एप्पल स्वीट। फिर उसके बाद है अशोक वाज अ ग्रेट किंग, तो वाज अशोक अ ग्रेट किंग। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ए है तो आप वाज ए तो नहीं लिखेंगे ना, आप जैसे आपका सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद ए जो भी होता है 1 2 3 जो भी होता है वो आप बाद ही में लगाते हैं। तो ये चीज आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इस तरह के सेंटेंस में आपको सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लगा दिया जाता है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना रहता है। ये मस्ट हो जाता है क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव में आप जैसे ही देखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन मार्क आपका लगा तो वो तो मस्ट ही हो जाता है। असर्टिव, शी कम्स लेट, है ना। अब यहाँ पे कम्स है, अब यहाँ पे आप चीज को समझे, यानी चीजों को समझे कि यहाँ पर अभी तक तो इज दिए थे, वाज दिए थे, लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिए हैं। यहाँ पे शी कम्स लेट और मानो तो सब कुछ है यहाँ पे। अब ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है, आप इसको पहचान सकते हो, बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। और जब एस या ईएस लगाया जाता है तो देखिए यहाँ पे कम था तो कम्स हो गया, इसका मतलब ये किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें जब आप नेगेटिव बनाते हैं या फॉर्मेटिव यानी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो डू या डस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, शी, इट, अब आपका ही हो जाता है, शी हो जाता है, इट हो जाता है, एक वचन कर्ता हो जाता है। तो इसके साथ में क्या लगाते हैं, इसके साथ में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और आपका यू हो जाता है, वी हो जाता है, दे हो जाता है, और बहुवचन कर्ता हो जाता है। यानी बहुवचन जैसे एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा यानी दो हो तो वो बहुवचन है, एक है तो एक वचन है, दो से ज्यादा हो वो भी बहुवचन है ना। तो चीजों को आप इस तरह से समझिए। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे है शी कम्स लेट, यानी यहाँ पे शी है, तो जब शी है तो यहाँ पे आपका डज यूज होगा, तो आप डज पहले लिख लेंगे, उसके बाद शी कम लेट आपका हो गया। ठीक है ना। और इन तरह मतलब इस तरह के जो होते हैं सेंटेंस, उनको समझने की बात होती है। अगर आपने सेंटेंस अच्छे से सीखे कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। अगर यू वी दे होता है तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं। इसी तरह से आपका पास्ट टेंस हो जाता है, इसी तरह से आपका फ्यूचर टेंस हो जाता है। जितने भी टेंस है अगर आप उसके नियम आपको पता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। लेकिन आपको नियम नहीं पता है तब आप इसको सॉल्व करने में आपको बड़ी ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। तो दिक्कत क्यों हो, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। और डिटेल में चीजों को जानने के लिए
आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी चुनिंदा प्रश्न भी लेकर आएंगे। आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चुनिंदा प्रश्न होंगे उनकी सीरीज करवाते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन, यानी क्या कह रहे हैं कि रिक्त स्थान को उपयुक्त पूर्व सर्ग से भरें। माई विलेज इज डैश डैश द हिल्स, तो मेरा गांव खाली जगह पहाड़ियां हैं, तो कहाँ पर है, इसमें आप क्या इसको फिल करेंगे, तो इसमें आप जब फिल करेंगे तो ये है बियॉन्ड, ऑन, इन, है ना। तो यहाँ पर बियॉन्ड का मतलब क्या है, परे, है ना। ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है ना। तो इस तरह से ऊपर यानी किसी के ऊपर, इन मतलब अंदर होता है। तो माई विलेज इज डॉट डॉट द हिल्स बियॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका है द डॉग्स जंप, तो द डॉग्स जंप द टेबल, कुत्ता में से कूद गया। अब कुत्ता में से कूद गया यानी पर अंदर, यानी अपॉन, ऑन, इन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेज, कुत्ता क्या था, द डॉग जम्प्ड द टेबल, कुत्ता उसके ऊपर से कूद गया, तो यहाँ पे अपॉन होगा, है ना। टेल मी डॉट डॉट आनंद, मुझे बताओ आनंद। अब के बारे में या क्या होगा कि बाद में या पीछे, है ना। अबाउट, यहाँ पे आफ्टर, बिहाइंड। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि टेल मी आनंद, है ना। तो मुझे बताओ आनंद के बारे में, यही तो कहोगे ना। तो बारे में किसी के बताना तो अबाउट ही तो होता है, तो यहाँ पे आपका अबाउट हो जाएगा। उसके बाद है माई मदर इज द किचन, तो किचन के अंदर है माता जी, है ना। तो यहाँ पे इन, फ्रॉम, एट, तो इन हो जाएगा क्योंकि किचन के अंदर कोई है, है ना। इन द रूम, इन द किचन, इस तरह से। तो और फ्रॉम का मतलब तो से होता है ना, तो से तो नहीं आप कर सकते, उसमें है, किचन में है। द टंग इज द टीथ, तो क्या कह रहे हैं, जीभ है दांत, तो दांत के क्या है, बीच में है ना जीभ, तो बीच में या ऊपर या नीचे, तो बीच में है, तो अमोंग, बीच में का मतलब अमोंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका हो जाता है द टंग इज डॉट डॉट द टीथ, तो द टंग इज अमोंग द टीथ हो जाता है। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू आवर्स, तो यहाँ पे समझ लेते हैं वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है ना। वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो से के लिए यहाँ पे देख लेते हैं ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे फ्रॉम, फॉर, एट, तो 4 के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं आई शेल रिटर्न 4 o'clock, मैं लौटूंगा 4 बजे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, फ्रॉम, विद, तो बाई, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेस फॉर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोणों या तरीकों से आप क्या समझते हैं। बेसिकली देयर आर ए फ्यू मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच आर, अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके, दृष्टिकोण, मूल रूप से अंग्रेजी सिखाने की कुछ विधियां, दृष्टिकोण हैं, जो डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड यानी सीधी विधि, और आपका कम्युनिकेटिव मेथड यानी संचारी विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं पहले, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि है ना। In this method, the first thing which gets importance is speech, not reading. This emphasis is based on the principle that fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech. So, learning to speak a language is always by far the
shortest read to learning and to write. The next important thing in this method is to minimize the use of mother tongue, since it is presumed that its use hinders the direct contact of the learner with English. Options differ however on the use of mother. यानी प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में सबसे पहली बात जिसे महत्व मिलता है वो है वाचन, पढ़ना नहीं। यह जोर इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखने में प्रवाह और लिखने में सुविधा के बाद भाषण में प्रवाह आता है। इसलिए किसी भाषा को बोलना सीखना हमेशा सीखने और लिखने का सबसे छोटा रास्ता होता है। इस पद्धति में अगली महत्वपूर्ण बात मातृभाषा के उपयोग को कम करना है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसका उपयोग सीखने वाले के अंग्रेजी के साथ सीधे संपर्क में बाधा डालता है। हालांकि माँ के उपयोग पर राय अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहां पे देख लेते हैं टंग एंड इट्स एक्सटेंट। फॉर इंस्टेंट मेंशन एंड पार्टल से ट्रांसलेशन इज एनी शेप और फॉर्म ऑफ banished from the classroom, including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary. जीभ और उसकी सीमा उदाहरण के लिए मेंशन और पाटल कहते हैं किसी भी आकार या रूप में अनुवाद को कक्षा से गायब कर दिया गया है, जिससे मातृभाषा और द्विभाषी शब्दकोश का उपयोग भी शामिल है। कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी संचारी दृष्टिकोण। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर कंटेंट अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेविंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड appropriateness and are equally important, and an effective user of language needs to produce grammatically well formed sentence. यानी संचारी दृष्टिकोण एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में किसी बात को कहने के प्रवाह को लेकर सटीकता और उपयुक्तता तक सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है, और भाषा के एक प्रभावी उपयोगकर्ता को व्याकरणिक रूप से सुगठित वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज टू गेट at the meaning of new words, phrases and sentence. In the case of English, a word for word translation for English word, phrases and sentence should be taught by translating them into the mother tongue. This method is based on his assumption that translation interprets foreign phraseology in the best manner. In the process of interpretation, the foreign phraseology is assimilated. Hence, the followers of this method laid much emphasis on the learning of the meaning so that the vocabulary may be enriched. They also placed much emphasis on learning the rules and principles of grammar unit. The grammar of the mother tongue is mastered. यानी व्याकरण अनुवाद विधि किसी विदेशी भाषा को सीखने में पहला कदम नए शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ जानना है। अंग्रेजी के मामले में अंग्रेजी शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का शब्दशः अनुवाद मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाना है। यह पद्धति इस धारणा पर आधारित है कि अनुवाद विदेशी शब्दावली की सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करता है। व्याख्या की प्रक्रिया में विदेशी शब्दावली को आत्मसात कर लिया जाता है। इसलिए इस पद्धति के अनुयायियों ने अर्थ सीखने पर अधिक जोर दिया ताकि शब्दावली समृद्ध हो सके। उन्होंने मातृभाषा के व्याकरण में महारत हासिल होने तक व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को सीखने पर भी जोर दिया है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है। हालांकि देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, काफ़ी ये लेंदी है, इसलिए इतना लेंदी आप लोग ना लिखिएगा। आप लोग इसका टाइम के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा, क्योंकि मैं हर बार यही चीज़ बताती हूँ जब क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, ठीक है ना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। निम्नलिखित वाक्यों को नकारात्मक में बदलें। नेगेटिव मतलब नकारात्मक में बदलना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लेट हिम स्लीप, तो उसे सोने दो। डू नॉट लेट हिम स्लीप, उसे सोने ना दे, है ना। डू नॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका। उसके बाद है ही विल कम्स टुमारो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ही विल नॉट कम टुमारो, है ना। ये सिंपल सा है, तो आप इसमें नेगेटिव ही तो बनाना है ना।
तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, लेट द बुक बी रिटन, तो लेट द बुक नॉट बी रिटन, है ना, बुक नॉट बी रिटन। राधा रोट ए लेटर, तो राधा ये किस में है, देखिए आपका ये कौन सी सेकेंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो ये किसका हो गया, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और आपको करना क्या है, इसको नेगेटिव में, तो राधा डिड नॉट राइट ए लेटर, है ना, इस तरह से। और इसमें क्या होता है कि पहले तो सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है जब आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे रोट था, यहाँ पे राइट हो जाता है, और डिड नॉट, क्योंकि नॉट के साथ आप डिड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद है शी विल बी लव्ड बाई ऑल, शी विल नॉट बी, है ना, शी विल नॉट बी लव्ड बाई ऑल, यहाँ पे हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स टू ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट करेक्टिव कंजक्शंस, ठीक है ना, निम्नलिखित दो रिक्त स्थानों को उचित संबंध से भरिए। द गार्डनर प्लांट डॉट डॉट रोजेस डॉट लिलीज, यानी माली ने लगाया क्या, गुलाब और लिली। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाता है बोथ एंड, यानी कि द गार्डनर प्लांट बोथ, है ना, दोनों, है ना, बोथ यानी दोनों, और रोजेस एंड लिलीज, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा भाई, गुलाब और लिलीज लगाया तो एंड हो जाएगा, और बोथ मतलब दोनों लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। यू कुड स्टडी, आप स्टडी डॉट डॉट फ्रेंच डॉट डॉट स्पेनिश, तो यहाँ पे है आप फ्रेंच स्पेन डॉट डॉट स्पेनिश पढ़ सकते हैं। तो या तो यू कुड स्टडी इधर, है ना, तो इधर के साथ क्या आएगा, इधर या इधर और निदर नॉर, या तो इधर EITHER। और याद रखिएगा जब इधर आए तो इधर की बात आए तो इधर और हो जाता है, और निदर आए तो निदर नॉर हो जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग सुटेबल प्रीपोजिशन। अब फिर आप इसमें क्या करना है, उपयुक्त पूर्वसर्ग चुनकर रिक्त स्थान भरें। माई होम इज डॉट डॉट नागपुर, मेरा घर नागपुर है, तो एट या इन, तो यहाँ पे आप देखिए एट मतलब भी में होता है और इन। अब यहाँ पे आप अगर देखिए यहाँ पे बड़ी ही कंफ्यूजन रहती है, उसको भी क्लियर कर दें, और फिर इसके बाद इसमें क्या फिल किया जाएगा वो भी अभी हम क्लियर कर देंगे। देखिए जब आप छोटे शहर में हैं, छोटे शहर में हो के आप बड़े शहर की बात कर रहे हैं, बड़ी जगह की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं और फिर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए तो इन आएगा। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जैसे आप अपने शहर में रह रहे हैं और वहां के किसी मोहल्ले की बात करें, तो मोहल्ले में तो भाई शहर से छोटा मोहल्ला होता है ना, तो मोहल्ले के लिए एट आएगा और शहर के लिए इन आएगा। तो जैसी कंडीशन हो आप उस तरह से इसको फिल करिएगा। अब मान लीजिए आपने ये नागपुर यहाँ पे है, ठीक है ना, आप छोटे शहर में और नागपुर की आप बात कर रहे हैं तो इन आएगा। लेकिन नागपुर से भी बड़ा शहर, आप वहां बड़े शहर के साथ इसको कर रहे हैं, तब एट आएगा। तो वैसे तो यहाँ पे आप इन कर दीजिए, है ना, इन हो जाएगा आपका। तो चीजों को समझ के तभी करिएगा। फिर है आई रेन द बस, आई रैन द बस, तो यहाँ पे विद या आफ्टर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देख लेते हैं आफ्टर के बाद, है ना, बारिश के बाद ही तो आएगी ना बस। तो आई रेन में जैसे यहाँ पे हो जाता है तो आफ्टर हो जाएगा, यहाँ पे आफ्टर फिल कर दीजिए। द बॉय हैज कम बैक, लड़का वापस आ गया, कहाँ से, द स्कूल, स्कूल से वापस आ गया। तो क्या लगाते हैं, स्कूल से के लिए फ्रॉम ही तो करेंगे ना, तो फ्रॉम यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए स्कूल को जाता है
तब तो टू का यूज करते हैं ना, लेकिन वो वापस आ गया है, द बॉय हैज कम बैक, वापस आया है, कहाँ से आया है, स्कूल से आया है, तो जब स्कूल से आया है तो फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी बड़ी कंफ्यूजन की बात, अगर इसके आप भाव ना समझे तो आपका, हम तो टेंस जब बनाते हैं तो उसमें टू का यूज करते हैं। गो टू स्कूल, भाई स्कूल जा रहा है तो स्कूल को जा रहा है, अब स्कूल से वापस आ रहा है, तो फर्क नहीं है कि स्कूल को जा रहा है स्कूल से वापस आ रहा है, तो से के लिए क्या यूज करते हैं और को के लिए क्या यूज करते हैं, तो इस पे तो ध्यान देंगे ना आप। तो यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद है ए फेन हंग डॉट डॉट माई हेड, मेरे सिर पर पंखा लटक गया, मेरे सिर पर पंखा लटक गया, तो और फिर उसके बाद द बैल लाइज द टेबल, गेंद पड़ी है टेबल के ऊपर, या कहाँ पड़ी है, हो सकता है नीचे पड़ी हो, इन ऑन होता है, या टेबल के ऊपर रखी हो तो ऑन होता है ना। अंडर द टेबल, तो अंडर यानी टेबल के अंदर, तो इसलिए अंडर यहां पे आ जाएगा। ब्राइटली डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ लेटर, अक्षरों के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लेटर्स आर मैसेजेस एंड certain लेटर फॉर्म्स हैव बीन established by experiences and custom at the most useful forms learned and used by every letter writer, for neglect of them is a sign of ignorance and clearness. In all kind of letters there are 6 points of form of attend to, namely, यानी पत्र संदेश है, कुछ और कुछ पत्र रूपों को अनुभव और रीति रिवाज से सबसे उपयोगी रूप के रूप में स्थापित किया गया है, जो प्रत्येक पत्र लेखक द्वारा सीखा और उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी उपेक्षा अज्ञानता और लापरवाही का संकेत है। सभी प्रकार के पत्रों में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। फर्स्ट है द हेडिंग, तो शीर्षक जो होता है तो वो तो बहुत जरूरी होता है। इट इन्फॉर्म्स द रीडर वेयर यू राइट द लेटर एंड व्हेन द वेयर विच शुड बी द राइटर फुल पोस्टल एड्रेस, गिव द एड्रेस टू विच द रीडर में reply, and the when is for reference as it give him the date of which you wrote। यह पाठक को सूचित करता है कि आप पत्र कहाँ और कब लिखते हैं। कहाँ जो लेखक का पूरा डाक पता होना चाहिए वो पता देता है जिस पर पाठक उत्तर दे सकता है, और कब संदर्भ के लिए है, क्योंकि इससे उसे वह तारीख मिलती है जिस दिन आपने लिखा था। सॉल्यूशन ऑफ ग्रीटिंग, the forms of greeting will depend upon the relation in which you stand to the person to whom you are writing। अभिवादन या अभिवादन का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आप किस रिश्ते में खड़े हैं। बिल्कुल सही है, जिस रिश्ते में खड़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो पत्र लिखेंगे। 2 members of your family, for example, it will be। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। 2 member your family, और फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डियर फादर। उदाहरण के लिए आपके परिवार के सदस्यों के लिए ये होगा प्रिय पिताजी, माई डियर मदर, डियर अंकल, डियर हरी, इट इज सी। टू फ्रेंड इट विल बी डियर फ्रेंड। टू बिजनेस पीपल इट विल बी डियर सर। द position of the solution it at the left hand of the first page at a lower love than the heading। यानी प्रिय के लिए यह होगा प्रिय मित्र, व्यवसायी लोगों के लिए यह होगा प्रिय महोदय। अभिवादन का स्थान पहले पृष्ठ के बाईं ओर शीर्षक से निचले स्तर पर। द कम्युनिकेशन और बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पे हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। दिस इज ऑफ कोर्सेज द लेटर इटसेल्फ एंड द स्टाइल ऑफ इन विच इट इज रिटन विल डिपेंडेड अपॉन द काइंड ऑफ लेटर यू विश टू राइट। द स्टाइल ऑफ ए लेटर टू an intimate friends will be very different from that of a purely business letter on an official communication।
यहाँ पे समझ लेते हैं, पत्र का संचार या मुख्य भाग है या निश्चित रूप से है। पत्र स्वयं और उसे लिखने की शैली इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का पत्र लिखना चाहते हैं। किसी घनिष्ठ मित्र को लिखे पत्र की शैली विशुद्ध व्यावसायिक पत्र या आधिकारिक संचार से बहुत क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है ना। द सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्टियस लीव टॉकिंग, सदस्यता या विनम्र छुट्टी। ए लेटर मस्ट नॉट एंड अब्रुप्टली सिंपली विद द राइटर्स नेम। This would look rude, so certain forms of polity, leave talking are predicated such as you sincerely, your sincerely friend, your faithfully, etc. सदस्यता या विनम्र छुट्टी, एक पत्र को केवल लेखक के नाम के साथ अचानक समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, यह असभ्य लगेगा। इसलिए विनम्र छुट्टी लेने के कुछ निश्चित रूप निर्धारित हैं, जैसे कि आपका ईमानदारी से, आपका सच्चा दोस्त, आपका ईमानदारी से आदि। द सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ द राइटर, लेखक के हस्ताक्षर या नाम। दिस मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन दुज, यानी यह सदस्यता के नीचे आना चाहिए। इस प्रकार योर सिंसियरली अनिरुद्ध सिंह, है ना, भवदीय यानी हो जाता है सिंसियरली, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि बहुत लेंथी है, वही चीज जो बार बार रिपीट करती हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा। द एड्रेस ऑन द envelopes of postcard, the address on the envelope of postcard should be written clearly. लिफाफे या पोस्टकार्ड पर पता, लिफाफे या पोस्टकार्ड पर पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। fill in the following two blanks with appropriate coordinating conjunction, निम्नलिखित दो रिक्त स्थानों को उचित आपका संयोजक समुच्च बोधक से भरे। Someone pulled the chain ... the train comes to a halt, यानी किसी ने जंजीर खींच दी, ट्रेन रुक गई। तो यहाँ पे क्या है भाई, किसी ने जंजीर खींची और ट्रेन रुक गई, तो ऐसे ही भाव निकल रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप एंड लगा देंगे, क्योंकि भाई जंजीर खींची और ट्रेन रुक गई, क्योंकि इसके बिना तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा भाव है और आपने भाव इसको समझ लिया। द स्टूडेंट वी आर गेटिंग नर्वस ... द टीचर गेव द सम टिप्स ऑफ मेमोरीज फैक्ट, छात्र घबरा रहे थे तथ्यों को याद करने के लिए कुछ सुझाव। तो इसमें क्या होगा, छात्र घबरा रहे थे तो कुछ भावों को समझने के लिए सो यहाँ पे आपका हो जाएगा rewrite the following sentence with the correct form of the verb given in blanks. Use the past perfect continuous tense. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको करना है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों के साथ पुनः लिखिए, अतीत पूर्व सतत काल का प्रयोग करें, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको करना है। शी नेवर सी सच ए हॉरिबल थिंग बिफोर, इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन, नेवर सीइंग होगा ना, हैड बीन का यूज करते हैं ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। शी नेवर, और इसके बाद द डॉक्टर अराइव बिफोर ए कम, तो हैड बीन अराइविंग, क्योंकि क्या होता है इसमें हैड बीन का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, तो हैड बीन प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, है ना। यही चीज तो करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए फिर माई मदर अराइव हियर ओनली लास्ट नाइट, तो माई मदर हैड बीन अराइविंग, यहाँ पे अराइविंग कर देंगे। आई वॉज माई हैंड व्हेन द टेलीफोन बेल रंग, तो आई हैड बीन, और यहाँ पे वॉश तो वॉशिंग हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो आई हैड बीन वॉशिंग हैंड्स, है ना। फिर उसके बाद है द टैक्सी ड्राइवर एग्री, तो एग्रीइंग, द टैक्सी ड्राइवर हैड बीन एग्रीइंग एंड ड्राइविंग, हैड बीन एग्री
ड्राइविंग यहाँ पे हो जाता है इन बैक टू हिज हाउस। तो इस तरह से आप लोग देखिए, ये चीज़ें तो आपको अपने आप ही से समझ नहीं रहेंगे। जब आप लोग अच्छे से टेंस बनाना जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही क्वेश्चन आया कि आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है, तो भाई पास्ट क्या होता है, भाई जो बीत चुका है वो होता है। उसके बाद इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या होता है, वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस आईएनजी इसके साथ लगाई जाती है, प्लस हेड के साथ बीन भी लगाया जाता है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे ना, इसलिए आपको टेंस बहुत अच्छे से समझने हैं। और अभी टाइम भी है, ऐसा नहीं है, तो आप लोग समझ लें टेंस को बहुत अच्छे से। और जिनको आता है तो बहुत ही अच्छी बात, जिनको नहीं आता है तो अभी उनके पास इतना तो टाइम है कि वो टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। और आप देख रहे हो कि ज़्यादातर, क्योंकि हमने पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो उसमें आपने देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो ग्रामर आई है ना, और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर भी आए। तो आप लोगों के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ग्रामर तो आप लोगों को सीखनी रहेगी, क्योंकि अगर आपको टेंस बनाने आते हैं तो अदर और चीजें हैं, जैसे प्रीपोजिशन फिल करनी है, जैसे और भी चीजें, तो आप क्योंकि टेंस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो आपको टेंस तो अच्छे से समझने ही रहेंगे। और होते ही कितने हैं, 12 ही तो हैं। अगर आप 2 रोज याद करेंगे, मतलब समझेंगे उसको अच्छे से डीपली, तो 6 ही दिन लगेंगे, अगर 2-2 आप ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपका 75 नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है, दिए गए क्रियाओं के सही रूपों से रिक्त स्थान भरिए। यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें क्या करना है, फ्यूचर यानी जो हमारा कल आने वाला है। भाई कल के बारे में तो कोई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो कल आने वाला है उसमें क्या होगा कोई नहीं जान सकता, लेकिन हालांकि यहाँ पे तो हमको उसको बनाना है, ठीक है ना। यूज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, टाइम भी दिए होते हैं, निश्चित अनिश्चित टाइम दिए होते हैं। और ये चीज हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपका देखिए फ्यूचर है आपका, तो विल हैव बीन आता है, विल हैव बीन, हैव के साथ बीन आता है, और उसके बाद वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, प्लस आईएनजी हो जाता है। और आपका क्या होता है, जैसे आपका निश्चित समय दिए हो, मतलब अगर आपसे कोई बात कही जा रही है कि भाई संडे से ऐसा वर्क हो रहा था, मंडे से ऐसा वर्क होगा, यानी यहाँ पे तो आप फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो होगा, तो आप क्या करोगे, तो आप निश्चित समय, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी जो वीक्स, नेम ऑफ वीक्स हो जाते हैं, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो 12 मंथ्स में, या आपका हो जाता है मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग तो निश्चित है, उसको होना है, सुबह होना है तो होना है, दोपहर होनी है तो होनी है, शाम होनी है तो होनी है, रात होनी है तो होनी है, ये तो निश्चितता है इसमें, है ना। सूरज किधर से निकलता है तो वो तो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, या कोई काम 1980 से हो रहा है, 1982 से हो रहा है, 2020 से कोई काम हो रहा है, आपने क्या कहा कि ये हो रहा है, अभी तो हमने यहाँ पे ये चीज बोल दी कि ये होगा, क्योंकि होगा तो होगा में तो जो आपके आने वाला कल है उसके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो कोई भी काम आपको कोई भी सन दे दिए हैं, एकदम एक्यूरेट दिए हो कि हाँ इस डेट में ऐसा होगा, या इस सन में ऐसा होगा, या इस दिन पे ऐसा होगा, तो आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको सिंस का सिंस का यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं, अगर आपको कह रहा है कि 2 घंटे से ऐसा वर्क हो रहा है, तो 2 घंटे से मतलब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, रात के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता है। तो जब पता नहीं है तो वहां पे आपको फॉर लगाना होगा। और जैसे आपको दे दिया कुछ दिनों से, भाई कितने दिनों से, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिनों से, तो जहां पे कुछ दिन है तो वहां पे भी फॉर का यूज होगा। जैसे कहे कुछ महीनों से, तो भाई क्या है, कोई निश्चित नहीं है। आपने ये नहीं हमसे कहा कि जनवरी से या फरवरी से या मार्च से, ऐसा नहीं आपने कहा, तो वहां पे क्या करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाए कि भाई दिन की बात कर लें, मिनट की बात कर लें, सेकंड की बात कर लें, कुछ सेकंड से, कौन कितने सेकंड से, 10 सेकंड से नहीं, 20 सेकंड से नहीं, आपने कहा है कुछ सेकंड से, तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे फॉर, यानी कहने का मतलब ये है कि निश्चित समय हो
आप तो समझ गए निश्चितता क्या है कि एक्यूरेट टाइम पता हो तो वहां पे सिंस, और एक्यूरेट टाइम ना पता हो तो वहां पे फॉर का यूज करेंगे। चलिए अब इसको फिल कर लेते हैं क्योंकि काफी लेंथी हो गया। यहाँ पे इतना नहीं सोच रहे थे क्योंकि अगर आपको डिटेल में चीजें जाननी है तो आप लोग क्या करें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे देख ले, और भी डिटेल में चीजों को बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं। He drink a lot since morning। तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग का मतलब क्या भाई, सिंस है इस यानी मॉर्निंग है, सुबह है, वही अभी हम बता रहे हैं कि सुबह है इसलिए भाई सिंस लगा। तो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है तो ही आपका हो जाता है विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, है ना, ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग। उसके बाद आपका हो जाता है यू आपका यू विल, यहाँ पे आपका यू विल लर्न है तो लर्निंग, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2009। तो यहाँ पे देखिए एक टाइम दे दिया, एकदम करेक्ट टाइम दिया है ना, 2009। तो यहाँ पे आपका सिंस आएगा। फिर उसके बाद है शी। अब यहाँ पे आप भाई जान रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो शी विल हैव बीन, क्योंकि ही शी इट ये सबके साथ क्या विल ही तो लगेगा ना, तो शी विल हैव बीन। और वेट का हो जाएगा वेटिंग, फर्स्ट फॉर्म है वेट तो आईएनजी लगेगी तो वेटिंग हो जाएगा। फॉर यू फॉर 3 hours, यानी कि यहाँ पे 3 घंटे कह रहे हैं। कौन से 3 घंटे कह रहे हैं ये नहीं पता है भाई, वो सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। द टीचर, और यहाँ पे विल हैव बीन, और स्पीक का स्पीकिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से कौन सा 1 घंटा नहीं पता है तो यहाँ पे फॉर का यूज कर लिया। फिर आई यहाँ पे आपका हो जाता है आई, तो आई के साथ यहाँ पे शैल का यूज करेंगे, है ना। यू के यहाँ पे यू के लिए विल का, और आई और दे तो इनके लिए और वी हो तो शैल का यूज करेंगे। तो आई शैल हैव बीन प्ले तो प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है अंडरलाइन प्रीपोजिशन इन दीज सेंटेंस, यानी इन वाक्यों में पूर्व सर्गों को रेखांकित करें। सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बीच, यानी कुछ बच्चे, यानी बीच है यहाँ पे समुद्र के किनारे, है ना, बीच, तो समुद्र के किनारे खेल रहे हैं। आर प्लेइंग तो खेल रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, फिर आंसर की तरफ चलते हैं। सब चिल्ड्रेन आर हिडिंग बिहाइंड द रॉक, कुछ बच्चे चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। सम चिल्ड्रेन आर स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, कुछ बच्चे स्लाइड के नीचे फिसल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पहला हो जाता है सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बीच, तो बीच पर खेलें क्योंकि उसके ऊपर आप जो बच्चे हैं वो उसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा समझ लेते हैं इसको, ऑन, है ना, ऊपर कोई चीज है तो ऑन ही तो होगा ना, तो यहाँ पे आपका ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड है सम चिल्ड्रन आर हिडिंग बिहाइंड द रॉक, कुछ बच्चे चट्टान के पीछे, तो जब पीछे है तो पीछे के लिए क्या यूज करते हैं, तो बिहाइंड यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बिहाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, यानी कुछ बच्चे स्लाइड से नीचे फिसल रहे हैं, तो नीचे जब आएंगे तो डाउन होता ना, अप एंड डाउन, तो यानी डाउन, वो नीचे फिसल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार हमने ऐसे कर दिया, ये देखिए आप इसको सही कर लें, हालांकि यहाँ पे लिखा भी है वो बिहाइंड, ठीक है ना, बिहाइंड। और जब नीचे आ रहे हैं बच्चे, फिसल रहे हैं, तो वहां पे आपका नीचे हो जाएगा।
यानी डाउन हो जाएगा। भाई बच्चे जब फिसलेंगे तो नीचे ही तो आएंगे ना फिसल कर, तो ये चीज़ हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मुझे बहस करना पसंद नहीं है मेरे दोस्तों इतनी महत्वहीन, यानी यहाँ पे आप समझ लें कि आई डू नॉट लाइक टू आर्ग्यू डॉट डॉट माई फ्रेंड डॉट डॉट सच एंड एनी इम्पोर्टेंट मैटर, यानी मुझे बहस करना पसंद नहीं है डॉट डॉट मेरे दोस्तों डॉट डॉट इतनी महत्वहीन बात पर, जिसमें कोई महत्व ही नहीं है तो उस पर बहस क्या करना है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद, विद मतलब के साथ होता है ना, तो विद आपका हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा ऑन, ऑन इसके ऊपर। देयर वाज ए लाउड एग्रीमेंट डॉट डॉट द मेंबर्स डॉट डॉट द फीस टू बी चार्ज्ड फॉर द कोर्स, यानी सदस्यों में जोरदार बहस हुई, पाठ्यक्रम के लिए निशुल्क लिया गया। तो यहाँ पे आपका हो जाता है जैसे आपका यहाँ पे समझ लेते हैं among and at, AMONG among, और यहाँ पे आपका at हो जाएगा। ऑल द फ्यूचर्स डॉट डॉट दिस मोबाइल करेस्पॉन्ड योर रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे इन और आपका टू हो जाएगा। आई लिव डॉट डॉट माई पेरेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि मैं रहता हूँ किसके साथ, आई लिव पेरेंट्स डॉट डॉट हजारीबाग डॉट डॉट न्यू दिल्ली, यानी मैं रहता हूँ मेरे माता पिता और डॉट डॉट हजारीबाग डॉट डॉट न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली यानी हजारीबाग वहाँ का एक मान लीजिए एरिया है और न्यू दिल्ली का एरिया है। तो अब यहाँ से आप उठाना स्टार्ट कर दें। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, अगर कोई आप बड़े शहर में और वहाँ के छोटे जगह की बात कर रहे हैं तो बड़े के लिए इन आएगा। देखिए हमने उल्टा कर दिया, लेकिन यहाँ पे मतलब चीज़ों को समझाने के लिए। और यह हजारीबाग वहाँ का एक एरिया है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है एट आ जाएगा। और किसके साथ रहते हैं, तो भाई माता पिता के साथ रहते हैं तो विद हो जाएगा, है ना, विद एट इन हो जाएगा। फाइनली द एग्री डॉट डॉट प्रिंसिपल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अतः वे सहमत हुए डॉट डॉट सिद्धांत उत्पाद की कीमत। तो फाइनली दे एग्री ऑन प्रिंसिपल एट द प्रोडक्ट, राइट वन वर्ड। अब यहाँ पे आपको वन वर्ड में करना है, एक शब्द लिखिए, वन हु स्पीक ऑफ बिहाफ ऑफ अदर्स, या मतलब वो जो दूसरों की ओर से बोलता है। क्योंकि क्या होता है, जो भाई बड़े बड़े नेता और अभिनेता ये सब होते हैं तो इनकी तरफ से कोई बिहाफ से बोलता है ना, उनको तो इतना टाइम नहीं है जो वो बोलेंगे हर एक से बात करेंगे, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है एडवोकेट, यहाँ पे एडवोकेट हो जाता है। और भी इसको यहाँ पे देखिए एडवोकेट भी होता है और आपका हो जाता है स्पोक पर्सन भी हो जाता है, क्योंकि वो किसी के बिहाफ से, है ना, आपके बिहाफ से कोई बात कर रहा है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यहाँ पे आपका हो जाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता या जिसे सही नहीं किया जा सकता, तो असुधार होता है ना, तो इनकॉरेजिबल हो जाता है। क्वेश्चन आपका है हु गेव बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे शिक्षण की द्विभाषी पद्धति किसने दी, तो क्या बताया था, बस, है ना, इस तरह से हमने बताया था आपको कि बस आप याद कर ले, बा से बाइलिंगुअल और सा से सीजे डॉटसन, और प्रोफेसर तो वो है ही है, ठीक है ना, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन। डिफाइन वर्ब विद एग्जाम्पल, क्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें। द सेइंग एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कहने और करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ही रीड्स, वो पढ़ता है। राधा सिंग्स, राधा गाती है। हेयर रीड्स एंड सिंग्स आर वर्ब, यहाँ पढ़ना और गाना क्रिया है, यानी पढ़ना और गाना क्या है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है क्रिया हो जाती है, यानी वर्ब हो जाता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, निम्नलिखित वाक्यों का अपने वाक्य में प्रयोग करें ताकि उनके अर्थ स्पष्ट रूप से सामने आ सकें, है ना, यही तो है ना। टू पास द बक,
और टेक आफ्टर। तो पहला आपका क्या है, जिम्मेदारी सौंपना, और दूसरा है टेक आफ्टर, बाद में लेना। टू ब्लेम समवन, शी इज, यहाँ पे आपका हो जाता है आंसर में टू पास द बक। To blame someone, use she is always trying to pass the buck and I am sick of it। इसको आप अच्छे से समझ लें। जैसे इसमें होता नहीं है कि जो बहुत, जैसे कि हिंदी में आप लोग बनाते हो पहले वर्ड होता है फिर उसका प्रयोग करते हो, तो इसमें भी आपको प्रयोग करना है। To blame someone to be smiler, he takes after his mother। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। नो सूनर डिड द पुलिस रीच व्हेन द थीव्स रेन अवे, जैसे ही चोर भागे पुलिस पहुंची। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस, नो सूनर डिड द, करेक्ट करना है इसको ना, नो सूनर डिड द पुलिस रीच देन, यहाँ पे देन आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे है रीच व्हेन, जब, तब है ना, जब और तब में यहाँ पे तो व्हेन, तो यहाँ पे देन द थीव्स रेन अवे, यानी जैसे ही चोर भागे पुलिस पहुंची, पुलिस के पहुंचते ही चोर भाग गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद है राम एज वेल एज हिज फादर वेयर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी यहाँ पे राम क्या हो जाता है, सेकंड पे आपका राम और उसके पिता बैठक में उपस्थित नहीं थे। तो राम एज वेल एज हिज फादर वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, राम और उसके पिता बैठक में उपस्थित नहीं थे। तो राम एज वेल एज हिज फादर, और यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे वेयर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, वाज, राम एज वेल एज हिज फादर वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये आपका हो जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन अब लेंदी तो होना ही है क्योंकि जब चीज़ें डिटेल में होंगी तो लेंदी हो ही जाता है। डिफाइन प्रीपोजिशन विद सूटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण सहित प्रसर्ग को परिभाषित करें। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले किसी संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। उदाहरण हो जाता है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द पेन इज इन द पॉकेट, यानी कलम कहाँ पे है, तो जेब में है, यानी जो पेन है वो कहाँ है, तो जेब में है। यहाँ क्या हो जाता है, हियर ऑन एंड इन आर प्रीपोजिशन है, ऑन और क्या हो जाता है, इन, यानी किसी के ऊपर कोई चीज किसी के अंदर, तो वो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। तो आप इनको समझ लें, जैसे ऑन, इन, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है। डिफाइन एडवर्ब विद एग्जाम्पल, क्रिया विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा करें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट एंड नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़कर भाषण के किसी भी हिस्से को संबोधित करता है। राजन रन्स स्लोली, यानी राजन धीरे धीरे दौड़ता है। अब क्या है भाई, एडवर्ब, जहां पे आपकी जो यानी क्रिया विशेषण है इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो भाई कोई धीरे चल रहा है वो भी उसकी विशेषता है, खूबी है भाई। कोई तेज चलता है वो उसकी खूबी है, कोई गोरा है तो वो उसकी खूबी है, कोई काला है तो ये नहीं है कि अगर उस चीज की मतलब वो बुराई भी उसकी खूबी होती है और अच्छाई भी उसकी खूबी होती है, तो वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, भाई आप लड़की क्या है, लड़की सुंदर है तो वो उसकी खूबी है, और लड़की सुंदर नहीं है तो वो उसकी है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, जैसे राजन रन स्लोली, वो धीरे धीरे दौड़ता है, यहाँ पे स्पीड में अगर दौड़ता तो वो उसकी खूबी हो जाती है ना। तो इस तरह से यहाँ स्लोली एंड ब्यूटीफुल आर एडवर्ब। स्लोली क्या है और ब्यूटीफुल क्या है, तो ये एडवर्ब हो जाता है। और एडवर्ब होता क्या है कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और विस्मयादि बोधक को छोड़कर भाषण के किसी भी हिस्से को संबोधित करता है। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डिफाइन एट लीस्ट विद ऑन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, हम
हमसे कम, यानी यहाँ पे आप हो जाता है कम से कम प्रत्येक एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। आपको उदाहरण भी देना और बताना भी है। तो एडजेक्टिव्स टेल्स अस द क्वालिटीज ऑफ नाउन एज शुभ्रा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो क्या यहाँ पे बता रहे हैं, विशेषण हमें संज्ञा के गुण बताता है। विशेषण क्या करता है, तो संज्ञा के गुण बताता है। शुभ्रा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी शुभ्रा क्या है, एक बुद्धिमान लड़की है। अब इसमें एडवर्ब टेल अस द क्वालिफाइज ऑफ द वर्ड एज ही रैन फास्ट। हमें क्रिया के गुण इस प्रकार बताना है, वह तेज से भागता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। अभी देख लेते हैं कितना भी थोड़ा सा और रह गया है, बस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। What do you understand by structural approach? संरचनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? There is a controversy reading this system whether it should be considered and approaches on method without any academic discussion. It would be suffice to say that since the approach takes a concrete form, it is application, it may be regarded as a technique or method. The structural method is based on the belief that in the teaching of a foreign language, the mystery of structure is more important than the equation of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an इंट्रेसिव ड्रिल टू द स्टूडेंट इन द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। यानी इस प्रणाली को लेकर विवाद है कि एक दृष्टिकोण माना जाए या पद्धति बिना किसी अकादमिक चर्चा के। यहाँ कहना पर्याप्त होगा कि चूंकि दृष्टिकोण अपने अनुप्रयोग के एक ठोस रूप लेता है, इसलिए इसे एक तकनीक या विधि के रूप में माना जा सकता है। संरचनात्मक विधि इस विश्वास पर आधारित है कि किसी विदेशी भाषा के शिक्षण में संरचनाओं की महारत शब्दावली के अधिग्रहण से अधिक महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी के अध्ययन में निहित सीमाओं और कठिनाइयों को छात्रों को गहन अभ्यास देकर दूर किया जा सकता है। संरचना पैटर्न में आपका क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन टीचिंग? शिक्षण में भाषा खेल के क्या फायदे हैं? एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम्स आर गिवन बिलो। भाषाई खेलों के लाभ नीचे दिए गए हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक, वह छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। लैंग्वेज गेम गिव्स वैरायटी टू डे टीचिंग, भाषा का खेल दैनिक शिक्षण में विविधता प्रदान करता है। लैंग्वेज गेम प्रोवाइड प्रैक्टिस इन पैटर्न इन टैक्सेस, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें भाषा का खेल पैटर्न और शब्दावली में अभ्यास प्रदान करता है। लैंग्वेज गेम्स हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्रेस थेमसेल्फ, भाषा के खेल छात्रों को खुद को अभिव्यक्त करने मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, ये देखिए थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पे। राइट टू मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड इन टीचिंग, यानी शिक्षण में द्विभाषी पद्धति के दो गुण बताने हैं। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी यह वाणी अभ्यास पर बल देता है। जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है वो किस पे, स्पीच प्रैक्टिस पर बल देता है। दिस मेथड सेव द टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। ये क्या होता है, इस विधि में शिक्षक के समय, श्रम एवं ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है। डिफाइन प्रोनाउन विद एग्जाम्पल, सर्वनाम को उदाहरण सहित परिभाषित करें। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और कॉल्ड ए प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में हो जाता है, जैसे राम, सीता, गीता, तो वहां पे क्या ही, शी, इट लगा दिया है ना। तो जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राधा इज माई सिस्टर, सी इज अ गुड गर्ल, तो राधा है तो राधा के बारे में ही तो बोला जा रहा है कि राधा मेरी बहन है और वो बहुत अच्छी है ना, वो बहुत अच्छी लड़की है, तो वो बहुत अच्छी लड़की है। तो राधा और शी एक ही है, तो ये संज्ञा, ये सर्वनाम यानी ये नाउन, और ये क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। टॉमी हैज ए डॉग, इट बार्क एट नाइट। अब टॉमी क्या है, तो टॉमी के पास एक कुत्ता है और वो रात में भौंकता है ना। तो टॉमी हैज, यहाँ पे हैज है, टॉमी के पास, है ना। तो टॉमी के पास एक कुत्ता है और कुत्ता
कुत्ता जो है वो रात में भौंकता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो आपका नाउन हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोनाउन में। तो इन अबोव सेंटेंस शी एंड इट आर प्रोनाउन, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाता है। इस तरह से आपको छांटने के लिए आपको मिलेंगे तो आप लोग इस तरह से कर पाएंगे अच्छे से। What is a language game? How many type of language games are reported? भाषा खेल क्या है, कितने प्रकार के भाषाई खेल बताए गए हैं। Language games play very important role in teaching of English and other subject. Language games encourage students to think. This teaching method stimulates the imagination of the student and emphasizes vocabulary of student. यानी अंग्रेजी और अन्य विषयों के शिक्षण में भाषा के खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा के खेल छात्रों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या शिक्षण पद्धति छात्रों की कल्पना शक्ति को यानी उत्तेजित करती हैं। यह छात्रों की शब्दावली को बढ़ाता है। टाइप ऑफ गेम्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स विच आर गिवन बिलो। खेलों के प्रकार, खेल 3 प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। ओरल गेम्स यानी मौखिक, और रीडिंग गेम्स यानी पढ़ने वाले खेल, और राइटिंग लैंग्वेज गेम यानी लेखन भाषा वाले हो जाते हैं। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पे जो राजन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है डिफाइन एडजेक्टिव विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी उपयुक्त उदाहरण सहित विशेषण को परिभाषित कीजिए। एडजेक्टिव यानी विशेषण यानी विशेषता बताना। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहाँ पे हो जाता है विशेषण एक शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा सर्वनाम को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, यानी राम अच्छा लड़का है। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। यहाँ क्या है, जो गुड है यानी वो विशेषता बता रहा है, और जो गरीब है वो उसकी विशेषता है। भाई अमीर है तो अमीरी में उसकी भी विशेषता है, गरीब है वो वही चीज हमने बताई, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, लंबा है, ठुमका है, कुछ भी हो वो उसकी विशेषता है, मतलब वो उसकी खूबी है। तो जब वो खूबी है तो उसी को तो एडजेक्टिव कहेंगे ना। तो दे आर पुअर, यहाँ पे क्या है भाई, वो गरीब है तो वो उसकी खूबी है, तो एडजेक्टिव वही तो है। तो यहाँ पे हियर गुड है, पुअर एंड एडजेक्टिव्स, तो गुड और पुअर। यहाँ पे आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप लोगों के जो चुनिंदा प्रश्न है उनको लेकर आएंगे, और आप लोग क्लास बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, मत छोड़िएगा, ज़रूर आप लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अब जो आप लोगों के, हालांकि अभी तक सब इम्पोर्टेंट ही करवा रहे हैं लेकिन अभी आप चुनिंदा प्रश्नों को करवाएंगे। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास अटेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।